ना ही होगा। तो हमको कैसे तैयारी करनी है और कैसे इस पे मजबूती के साथ खड़े होना। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर तमाम सारी बातें हैं कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी। बहरहाल हम इस पर ज्यादा नहीं, लेकिन ये सच है कि जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, दिल्ली में भी, उसमें बच्चे चपेट में आए हैं। अगर ये सेकेंड वेव है तो इसमें बच्चे चपेट में आए हैं और तादाद बड़ी है। उत्तराखंड में 9 साल से नीचे के बच्चों की तादाद भी है और जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में काफी बड़ी संख्या में बच्चे इसकी चपेट में आए हैं। तो कैसे तैयारी हो, और अगर ये सेकेंड वेव है और बच्चों के पर ज्यादा खतरा बताया जा रहा है थर्ड वेव में, तो किस तरह से अपने को प्रिपेयर करें, क्योंकि उसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हैं अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर नीलम मोहन है, पीडियाट्रिशियन है, मेदांता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अमित गुप्ता, क्लिनिकल डायरेक्टर न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज ऑक्सफोर्ड, लाइव से हो रहे हैं वहां से, लंदन से। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ज्वाला घोषाल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, SGPGI लखनऊ से हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सुषमा नांगिया, डिपार्टमेंट हेड न्यूनोटोलॉजी, यानी जो नवजात बच्चे हैं वो डिपार्टमेंट है, और वहां से एक बेहद अहम जो कहना चाहिए देश का प्रतिष्ठित प्रीमियर इंस्टीट्यूट है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुषमा नांगिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुषमा। सवाल यह है कि सबसे पहले मैं डॉक्टर उज्ज्वला आपके पास आना चाहता हूं। आप लखनऊ से SGPGI से हैं। ये तमाम तरह के वेरिएंट्स की बात हो रही है, 3000 से ज्यादा बार म्यूटेट यहाँ देश में हो चुका है। तो सबसे ज्यादा खतरा जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में बच्चों को लेकर है, तो ये किस तरह का खतरा है, और ये जो वेरिएंट है जो थर्ड वेव है उसके बारे में अगर हम किसी को कहना चाहें, अगर कि ये खतरा सामने मौजूद है, हमें इससे प्रिपेयर रहना चाहिए, और ये सिम्टम्स भी किस तरह के होंगे, इसको जानना चाहते हैं लोग। डॉक्टर घोषाल, डॉक्टर ज्वाला घोषाल। हाँ, ओके, थैंक यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब ये काफी वेरिएंट्स इसमें आ चुके हैं और सबको बारे में जानकारी भी है। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं कि जैसे वैक्सीनेशन पहले हुआ, पहले बुजुर्गों का, अब एडल्ट्स का भी हो रहा है ना। तो नाउ अभी हमारे पास, और ये अभी मतलब चालू है, लेकिन अभी तक बच्चों में अभी भी कोई वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। अभी कनाडा और कुछ देशों में अभी शुरू होने वाला है, इसके ट्रायल अभी होना बाकी है, जो अभी शायद बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चों को भी इसका कोई लाइक वैक्सीनेशन का अभी फायदा नहीं मिल पाया है। तो दिस इज द ससेप्टेबल पॉपुलेशन, एंड वायरस हमेशा ससेप्टेबल पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है ना। तो क्योंकि इसलिए अब बुजुर्ग, पिछले सेकेंड वेव में हमने देखा, फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में, कि एडल्ट्स काफी इफेक्टेड हुए हैं, मोर्टालिटी भी हुई है उसमें। लेकिन अब बच्चे हमारे पास वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जिनको कोई वैक्सीन नहीं मिली है, जो अभी इससे अछूते रह गए हैं। सो इसीलिए अब ये सोचा जा रहा है कि नेक्स्ट वेव में ये बच्चों को, ये एक लार्जर पॉपुलेशन को ये इफेक्ट करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि राइट डॉक्टर, हाँ जी, राइट। मैं डॉक्टर अमित आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पे अगर सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं तो आप उसको गुजार चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो सिम्टम्स बच्चों पे वहां पे देखे गए वो कैसे थे, माइल्ड थे, मॉडरेट थे या एग्रेसिव थे, और अगर वो थे, अगर फेटेलिटी थी वहां पे तो कितने % आपने उसको वहां पे देखा, और क्या प्रिकॉशंस थे आपके पास, जो क्योंकि उस समय तो बात भी नहीं थी कि हम वैक्सीनेट करेंगे बच्चों को। डॉक्टर अमित गुप्ता। थैंक यू। देखिए, जो एक्सपीरियंस यूके और US में भी रहा है, और मैं ये भी कहूँगा जो मौजूदा एक्सपीरियंस इंडिया में भी है, उसमें बच्चों को जो इलनेसेस हुई हैं वो माइल्ड ही हुई हैं। ना यूके में ना US में ऐसी स्थिति कभी पैदा हुई कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर या अस्पताल भर गए कोरोना पेशेंट से, बल्कि उनका रिवर्स हुआ। जो हमारे यहाँ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है उसको खाली कर दिया गया और उसको एडल्ट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये बच्चों में ज़्यादातर माइल्ड ही होता है, ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है, आपको पता भी नहीं चलता। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये वायरस इस समय
बच्चों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि कोई साइंटिफिक बेसिस है इस सोचने का कि चूंकि एडल्ट्स वैक्सीनेटेड हैं तो वायरस जो है बच्चों को ढूंढेगा। इस समय भारतवर्ष में जो वायरस है चरम सीमा पे है, करीब 3.5-4 लाख केसेस रोज के आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा घट गया है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में वो पॉजिटिव नहीं है, बच्चों में भी इम्पैक्ट है। लेकिन अगर जो आप पीडियाट्रिक यूनिट से या पीडियाट्रिशियन से भी बात करें तो ऐसा तो आसार नहीं नज़र आ रहा कि आपके पीडियाट्रिक यूनिट्स बढ़ गए। तो ये कहना कि वैक्सीनेशन बड़ों में हो जाएगी तो फिर वो बच्चों को टारगेट करेगा, वो मेरे ख्याल से थोड़ा उसको मिस इंटरप्रेट करना हुआ, क्योंकि बच्चों को तो अभी भी वो इम्पैक्ट कर रहा है लेकिन उसका डिजीज माइल्ड ही है। ये बात अलग है कि जब बड़ों को वैक्सीनेशन मिल जाएगी तो जो केसेस दिखेंगे वो बच्चों में ज्यादा दिखेंगे, वो आपको ज्यादा अपेरेंट होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा बीमार होंगे। और पिछले 2-3 म्यूटेशंस जितने भी हुए हैं उसमें बच्चे जो हैं वो सुरक्षित ही रहें। तो मुझे लगता नहीं, मतलब कहना तो फ्यूचर का तो कोई भी नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अगर जो एक नया म्यूटेंट नहीं आ जाता जो कि सिर्फ बच्चों को टारगेट करे, मुझे नहीं लगता कि हमें जो है ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो अस्पताल जो हैं इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं वो बच्चों से भर जाएंगे। तो मेरा ये मानना है। हो सकता है ये डॉक्टर आपने मुझे एक थोड़ी सी एक आशा दी, और दो आपकी पूरी बातचीत के दो चीजें निकली। मैं डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल से ये पूछने कतई नहीं जा रहा हूं कि कोई ऐसा म्यूटेंट निकल के आएगा क्या बच्चों को इफेक्ट करेगा, मैं बिल्कुल नहीं पूछने वाला, ना मैं जाऊंगा आपके पास, और मैं इस सवाल को यूं ही छोड़ देता हूं जैसे तमाम साइंटिफिक बिरादरी इसको छोड़ रही है। मैं भी इस सवाल को यूं ही छोड़ता हूं कि नहीं, ऐसा कोई म्यूटेंट आएगा जो सिर्फ बच्चों को टारगेट करेगा, नहीं, ये तो डरने वाली बात है या डराने वाली बात है। लेकिन हाँ, आपकी बात का डॉक्टर अमित गुप्ता, लेकिन आपकी बात का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने कहा कि भाई थर्ड वेव की आप क्या बात कर रहे हैं, जो आपके पास अभी मौजूदा वेव चल रही है जिसको आप सेकंड कह रहे हैं, उसमें भी बच्चे टारगेट हो रहे हैं, और आप उस पर कंसंट्रेट करिए तो देखिए कि आपको केसेस मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है सीवियर केसेस ना मिले आपको। सवाल ये है कि बच्चे जब होते हैं तो पेरेंट्स को या किसी एक को जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, और उसका अगर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन सॉरी नहीं हुआ है, तब दिक्कत सामने खड़ी होती है। डॉक्टर नीलम मोहन, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह की प्रिपेयर्डनेस जरूरत है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स में कोई एक तो जाएगा बच्चे के साथ, क्योंकि अंदर जाएगा तो उसमें से किसी एक को वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपको मालूम है चल रहा है, मैं उस पर आज नहीं जा रहा, लेकिन किस तरह से बच्चा बहुत छोटा है। जी प्रतीक जी, एक सिंपल मैं अंग्रेजी में कहूंगी, इफ यू फेल टू प्रिपेयर यू प्रिपेयर टू फेल। मतलब कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप जरूरी फेल होंगे। तो पहला नंबर 1, ये इसमें नो डाउट नहीं है कि हर कंट्री, यूरोपियन कंट्री में थर्ड वेव आई है। तो सारे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में थर्ड वेव आई है, उस हिसाब से हमें भी मालूम है। और जो हमारी सूत्रा मैट्रिक्स, IIT कानपुर, IIM एंड US के जो मैट्रिक्स है उनके हिसाब से दिस इज एक्सपेक्टेड एनीवेयर अक्टूबर नवंबर। मुद्दा ये है कि ये जो आने वाली है थर्ड वेव, उसको हम कैसे बढ़ने ना दें, कैसे कम रखें, क्योंकि हमने एक बार गलती कर ली थी सेकेंड वेव में, हम नहीं चाहते कि दोबारा गलती हो। कहावत है, दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है। तो अब मुद्दा उठ रहा है कि अगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी वेव में हमें डर है कि बच्चों को लगेगा, वो क्या सबूत है? सबूत ये था कि थोड़ा बहुत कोरिया का एक्सपीरियंस है, उसमें भी 2-3% एक्स्ट्रा हुआ था। फर्स्ट वेव में हमारे 2% आए, उसके बाद जो म्यूटेंट आई 1617 मोर देन 150%, अभी 12% ICMR डेटा के हिसाब से बच्चों में है। तो कहाँ 2%, कहाँ 12%। तो इसीलिए हमें ये है कि अगर हमारी जनता तो 50 करोड़ है बच्चे, क्योंकि लेस देन 20 इयर्स इज 50 करोड़ इन इंडिया, अनलाइक UK, अमेरिका और उन सबको जो उन्होंने इतनी सारी वैक्सीनेशन दे पाए, उससे ज्यादा वैक्सीन हम दे पाए, लेकिन उसके बाद भी हमें शर्म आती है ये बोलते हुए कि हमने 3% को 2 डोज दी है, हमने 10% को 1 डोज दी है। क्यों? क्योंकि हमारा आंकड़ा इतना बड़ा है कि हम
ना यूके ना यूएसए से कंपेयर कर पाएंगे। और अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए, तो अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वायरस क्या करती है? वायरस मोस्ट ससेप्टेबल को जाएगी, जिसमें जहां पे उसको मुश्किल ना हो जाने में। अब जब वैक्सीन 18 से 45 ईयर्स तक खुल गई, तो किसके पास नहीं खुली? बच्चों के जी। पास। तो वायरस अटैक बच्चे। करेगी बच्चों को। जी जी। तो अब बच्चों को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं? 3 तरीके से। किसको वैक्सीन करूं? मैं चाहूंगी कि ये यंग पेरेंट्स, जो वो बच्चे के माँ-बाप हैं, पहले तो उनको पूरी वैक्सीन मिल जाए, ताकि उनकी एंटीबॉडी बनी रहे। माँ-बाप ही वायरस को जो बाहर जाएँगे लाएँगे, छोटे बच्चे तो स्कूल बंद है। तो पहला नंबर 1 मैं वहाँ पे अटैक कर रही हूँ कि वैक्सीन इतनी स्पीड से दे जाएँ कि अगस्त तक जो हम सोच रहे हैं कि 40 करोड़ दें, और अक्टूबर तक बाकी के यूज़ कर पाएँगे, जी बिकॉज़ जी। हमें आंकड़ा इज़ वेरी हाई। सेकंड चीज़ ये है कि हमें पूरी जनता को शोर मचा-मचा के कहना है कि मास्क छोड़े और सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट, पार्टी वार्टी, शायद इसको हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर इवेंट। जैसे पॉलिटिकल रैली हो गई सुपर स्प्रेडर इवेंट, या नवरात्रे हो गए, दिवाली हो गई, उस सुपर स्प्रेडर इवेंट से हम डर रहे हैं। तो और बच्चों को मिनिएचर अडल्ट तो है नहीं कि मैं बोलूं बच्चों को ठीक करना। बड़ों को क्या आप एक आईसीयू में डाल दोगे? एक नर्स 5 मरीज को, अडल्ट को देखेगी। अडल्ट भी अपना ऑक्सीजन ये वो करता है, बच्चा तो नहीं करेगा। बच्चे को उसके साथ अटेंडर भी चाहिए, बच्चे को नर्स की पॉपुलेशन राइट। ज्यादा चाहिए, नर्स की ऑफ कोर्स ट्रेनिंग चाहिए, मैम, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहेवियर, तो इसीलिए चाइल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर मैम जरूरी है। ऑफ कोर्स मैम, चाइल्ड बिहेवियर, उस पर मैं उस पहलू पे आ रहा हूं। लेकिन अभी तो मुझे तो सवाल जो सामने खड़ा हो रहा है वो सबसे ज्यादा बड़ा ये, जिसके लिए अमित जी इशारा कर रहे थे कि शॉर्ट शॉट तो नहीं कहा जा सकता कि आपने भी कहा कि थर्ड वेव आएगी, जी बच्चों को बिल्कुल। टारगेट करेगी, और कोई आंकड़े नहीं है, कोई डेटा नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर नांगिया आपके पास आना चाहता हूं, सुषमा नांगिया आपके पास आना चाहता हूं। जैसे बात हो रही थी कि थर्ड डे के बाद सिम्टम्स हैं हमारे पास जो मौजूद है, कि थर्ड डे के बाद थोड़ा सा फीवर आया, फीवर के बाद थोड़ा सा जैसे अभी हो रहा है नॉर्मल, उसके बाद थोड़ा सा घबराने के लगता है आदमी। बच्चों को लेकर क्या कोई सिम्टम्स अलग हैं? और आप तो न्यूनेटल डिपार्टमेंट से हैं, नवजात शिशु से हैं, वो अलग इशू एक, और वो भी एक कंसर्न वाला है। तो कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे सामने इसको मजबूती के साथ खड़े होना है इस पर, प्रिपेयरनेस को लेकर, ये एक सवाल लगातार बन रहा है। डॉक्टर सुषमा नागिया। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू मुझे न्यूज़ 18 इंडिया पे लेने के लिए और मेरे विचार जानने के लिए। तो जो आपने पूछा है कि बच्चों में जो सिम्टम्स है वो कुछ अलग है या नहीं, तो देखिए बच्चों में भी बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, खांसी, इस तरह के लक्षण दिखेंगे। उसके साथ-साथ बच्चों में जो है एब्डोमिनल सिम्पटम्स, यानी कि जैसे पेट दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्पटम्स मिल सकते हैं। खाने में जो है उसकी एपेटाइट कम है या पुअर फीडिंग है, और कुछ बच्चों को कुछ रैशेज़, जैसे स्किन पे रैशेज़ आ जाएँ, दाने आ जाते हैं, इस टाइप के, या आँखों में लाली आ जाती है, इस टाइप के सिम्पटम्स मिल सकते हैं। सो यूजुअली बच्चे ऐसे प्रेज़ेंट करेंगे, और बुखार जो है वो प्रेडोमिनेंट सिम्पटम है। सो हमें बच्चों को टेस्ट तभी करना है जब या तो फीवर है, 3 दिन से ज़्यादा चल रहा है, या घर में कोई अडल्ट पॉजिटिव है ऑलरेडी और बच्चा जो है उसमें कोई सिम्पटम्स शुरू हो रहे हैं, तो उसको हमें टेस्ट करना है। इस हर एक टाइम पे हर एक बच्चे को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसी सूरत में बच्चे का टेस्ट करना ज़रूरी है। आप जो कह रहे हैं कि बचाव कैसे करना है, तो बचाव में ये है कि देखिए छोटे बच्चे मास्क तो नहीं पहन सकते। सो तकरीबन 6 साल से छोटा बच्चा मास्क पहने और उसको हैंडल कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली और छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सफोकेशन का भी डर होता है। तो इसमें क्या है कि जो घर के बाकी मेंबर्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनको अप्रोप्रिएट सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्किंग, हैंड हाइजीन और सर्फेसेस क्लीन करना है, ये इंश्योर करना है। लेकिन बच्चे से अपने आप को, माँ-बाप को जी दूर नहीं करना है, चाहे वो खुद पॉजिटिव हैं और बच्चा पॉजिटिव नहीं है, तब भी वो अपने सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग वगैरह करके बच्चे के साथ रहें, और अगर बच्चा पॉजिटिव है तो भी उसके माँ-बाप में से कोई एक जना बच्चे की देखभाल करे, क्योंकि बच्चे पे साइकोलॉजिकल असर भी बहुत ज़्यादा बुरा होता है अगर हम उसको अकेला छोड़ दें। वो ही मे नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। अपने खाने-पीने का बहुत ध्यान, इंपॉर्टेंट, अपना जी जी, बहुत बुखार-नापने का। इंपॉर्टेंट, यही मुश्किल, राइट मैम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि बच्चे को कैसे अलग किया जा सकता, बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। छोटा बच्चा है तो ऑफ कोर्स उसका एक
साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। डॉक्टर सुषमा कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी जी हाँ, मैं यही कह डॉक्टर रही थी नीलम, कि डॉक्टर नीलम कुछ आप ऐड करना चाह रही जी। नहीं, मैंने ये कहा कि जैसे अभी यूएसए की गाइडलाइन है, उन्होंने कहा है कि 2 इयर्स के ऊपर बच्चे को मास्क पहने, तो मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि बच्चे बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं और बढ़िया मास्क पहनते हैं और बड़ों की नकल करते हैं। अगर बड़े अपने आप घर पे इस तरीके का इस्तेमाल करें और तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे भी सीखेंगे। और अभी तो बच्चे घर पर हैं, बात है तो बड़ों को अपना मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन जो गाइडलाइन है वो कहती है 2 इयर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। और नांगिया जी ने सही बताया कि लेस देन 2 इयर्स में प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चों को प्रॉब्लम ये भी रहती है कि वो दादा दादी नाना नानी के पास चले जाते हैं, वो जो एल्डरली फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों को जब सिम्टम हो तो अर्ली आइडेंटिफाई करें। और जो आईसीएमआर की अभी जो होम किट्स की है, जो ऐप डाउनलोड करके, एक बहुत अपने आप में एक बढ़िया सी चीज हुई है, जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग घर पे करें, फोटो भेजें और ऐप के थ्रू, दैट्स अ वेरी नाइस प्रोसीजर व्हिच इज डन। जी डॉक्टर हाँ, अमित तो गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जी मैं ऑफकोर्स आ रहा हूँ डॉक्टर अमित गुप्ता, मैं आना चाह रहा हूँ। सवाल यही हो रहा था कि सीवियरिटी की बात हो रही थी और इसको लेकर बार बार चर्चा थी कि थर्ड वेव में बच्चों को लेकर तमाम तरह से साइंटिफिक बिरादरी हो चाहे घर पे हो, चर्चा का विषय यही बना हुआ था। लेकिन जो अभी बच्चे आ रहे, जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, जो अभी बच्चे आ रहे हैं, उनको आपको गौर से देखना, क्योंकि एक तादाद बढ़ी है और बढ़ी इस सेंस में कह रहे हैं कि कई स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में बच्चे काफी आए हैं। ये जो केसेस हैं इनमें माइल्ड से मॉडरेट तक की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा एडल्ट में कि ऑक्सीजन लेवल को लेकर बात होने लगी, भागम भागी होने लगी, हालांकि चीजें अब कंट्रोल में है, लेकिन ये स्थिति बिगड़ सकती है क्या बच्चों को लेकर भी? हमको इस पे प्रिपेयर रहना चाहिए या इस पर ध्यान देना चाहिए? डॉक्टर अमित गुप्ता। देखिए, मैं जरा एक मूल बात ये कहना चाहता हूँ। देखिए, आज जब कोरोना चरम सीमा पे है, मैं फिर से दोहराऊंगा ये चीज, बच्चे वायरस से वंचित नहीं है, बच्चों को भी हो रहा है। वो बात और है कि आप उनकी टेस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन घर में सब एडल्ट्स को अगर जो वायरस है, जो कि आजकल है इतना फैला हुआ, एक फैमिली में किसी को वायरस होता है, सभी को हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि बच्चे बचे हुए हैं, बिल्कुल नहीं, बच्चों को भी हो रहा है, लेकिन वो माइल्ड हो रहा है, बहुत कम केसेस में मॉडरेट हो रहा है। तो जब आप पूरा कोरोना बर्डन कम करेंगे तो बच्चों का भी बर्डन कम होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जो आज की तारीख में बर्डन बिल्कुल हाइट पे है एडल्ट्स में, और बच्चों में भी मैं कहता हूं हाइट पे ही है, क्योंकि जितना ट्रांसमिशन है बच्चे उससे अलग नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर जो आज हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे अस्पताल बच्चों से भरे जा रहे हैं, या फिर हम ऐसा नहीं देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आईसीयू में हैं, तो जब ट्रांसमिशन कम होगा, जब आप एडल्ट्स को वैक्सीन दे देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग थर्ड वेव में कम थोड़ी ज़्यादा ही होगी, अब लोग जैसे नीलम जी ने कहा ना, छाछ भी फूक फूक के पिएंगे सब, तो थोड़ी और एहतियात बरतेंगे, तो आने वाले वक्त में जब केस लोड ही कम होगा और बच्चों में प्रोपोर्शनेटली केस ही कम होंगे, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स या अस्पताल में एडमिशन बढ़ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अडल्ट्स में लोग कम होंगे क्योंकि वो वैक्सीनेटेड हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में ज्यादा होंगे। बच्चों के केसेस शायद प्रकाशित ज्यादा दिखाई दें क्योंकि अडल्ट्स में नहीं दिखते, पर इसका मतलब मैं नहीं अनुमान नहीं लगा सकते। अडल्ट्स वैक्सीनेटेड है तो बच्चे अब अस्पतालों में, ये कहना मेरे हिसाब से थोड़ा राइट। फर्स्ट वेव में कहा गया कि बच्चे जो है उसकी जद में नहीं है, उसकी रेंज में नहीं है, बच्चों के बारे में कहा गया उसकी रेंज में नहीं है, लेकिन अब जैसा आप भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो है। मैं डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हालांकि वो सवाल मैं उस तरह से लेके आना चाहता हूं। डॉक्टर अमित कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर अमित कुछ आप कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट वेव में भी आपने बच्चों को आइसोलेट नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि वायरस पहले वेव में सिर्फ एडल्ट्स को इफेक्ट कर रहा था और बच्चों को नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं था। और सेकंड वेव में भी कुछ ऐसा नहीं है। तो थर्ड वेव में सिलेक्टिव बच्चों को इफेक्ट करना, वो सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप याद ना रखें, पर मैं कह रहा हूं कि
ये जो फियर है, वो उस फियर को बिल्कुल। थोड़ा हमें कम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो अभी भी ज़्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हैं और ज़्यादातर माइल्ड डिज़ीज़ हैं, तो ऐसा क्या होगा थर्ड वेव में कि वो एसिम्प्टोमेटिक ना होकर सिम्प्टोमेटिक हो जाएँ और वो अब अस्पताल में दाखिल नहीं हो रहे हैं, फिर अस्पताल में दाखिल हो जाएँ। ऐसा क्या होगा? क्योंकि वायरस तो पलटा नहीं है। अगर जो वायरस पलटता है और वो बच्चों को ही टारगेट करता है, तब हम समझते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो वैक्सीन की बात करी थी, दोनों जो प्रवक्ता, जो दोनों डॉक्टर्स हैं, जो कि अच्छी तरह से जानता हूँ, तो वो बिल्कुल सही है। आपको वैक्सीनेशन यंग पॉपुलेशन में करनी ज़रूरी है। वो इसलिए भी क्योंकि उससे ट्रांसमिशन रुकता है। देखिए, बच्चे स्कूल जाएँगे और वहाँ पे वायरस लेंगे, वो वायरस सर्कुलेट होकर एडल्ट, तो वो एक्चुअली अगर जो आप बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो उसके 2 पर्पसेस हैं। एक पर्पस है कि आप सोसाइटी में जिससे वायरस सर्कुलेशन कम कर, उसका दूसरा पर्पस है कि बच्चों में आप सीवियर इलनेस रोकते हैं, पर वो दैट इज अ स्मॉल पर्पस। बड़ा पर्पस है कि वैक्सीनेशन से जो राइट। वायरस होगा। मैं डॉक्टर उज्ज्वला, मैं आपके पास आ रहा हूं और यही जानना चाहता हूं, क्योंकि बार बार सवाल को मैं बचना चाह रहा था, लेकिन सवाल वहीं घूम के कि जैसी बात हो रही थी कि पलट के ऐसा कुछ पलटा आ जाए या उसमें कोई ऐसे वायरस में ऐसा कोई म्यूटेशन आ जाए बच्चों को लेकर। जरूर मैं आपके पास उज्ज्वला आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर नीलम कुछ कहना चाह रही थी, उससे कुछ डिफर कर रही थी अमित जी से। जी डॉक्टर नीलम। जी से इस बात पे डिफर करी थी कि उन्होंने कहा था कि फर्स्ट वेव में भी बच्चे हैं, सेकेंड वेव में भी बच्चे हैं, कुछ फर्क नहीं है। उस बात पे मैं डिफर करी हूँ कि जो आंकड़ा बता रहा है वो परसेंटेज का बता रहा है। मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट वेव में 2% पॉजिटिविटी आई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिम्टोमेटिक थे, मैं तो यही बोल रही हूँ कि मेजॉरिटी आर माइल्ड सिम्टम्स। सेकेंड वेव में 12% आया। उसके लिए जो हमारे यहाँ पर जो म्यूटेंट आया 1617, और उसको अगर आप डबल म्यूटेंट कहो तो उसी में 0.1 या 0.2, 1617 म्यूटेंट यूके का नहीं है। यूके का वेरिएंट हमारे पास 5% था, साउथ अफ्रीकन हमारे पास 3 से 4% था। हमारे पास जो म्यूटेंट था इंडिया वो 50-60% वॉज 1617। तो इसमें दो राहें नहीं है कि जो म्यूटेंट ये था वो 2% जो थे पॉजिटिव, उसके बदले 12% पॉजिटिव आए। मतलब कि पॉजिटिव उन्हीं में देखा गया जो सिम्टम्स थे और तभी उनके पास गए। तो इसका मतलब दे वर मोर सिम्टोमेटिक, मोर प्रोबेबली मोर सिम्टोमेटिक एज कंपेयर टू फर्स्ट वेव। सेकेंड, महाराष्ट्र में मेरे मित्र हैं, मैं उनसे सबसे पूछ रही थी, उन्होंने कहा कि ये टाइम जो जितने मरीजों को, बच्चों को, जैसे वहां पे वाडिया हॉस्पिटल है, SSRC हॉस्पिटल है, जितों को वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ी, और दूसरा MISC जो यूके ने बढ़िया से सबको, दुनिया को पढ़ाया बच्चों में, तो MISC जिसको हम कहते हैं मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। एक मेरे जैसे छोटे अस्पताल में अगर मैंने 12 दे लिए तो सोचो कि पूरे देश में कितनी पॉपुलेशन में जो ये इस तरीके से केसेस देख रहे हैं। तो इसमें ऑब्वियसली जो यूएस के आंकड़ा है उसमें बताया कि MISC के टोटल में 25 से 28% 12 साल से कम हुए और अडोलेसेंट में अराउंड 18 हुए। तो ऐसे नहीं है कि बच्चों में सिवियरिटी नहीं। हमारी दिल की चाहत है कि देश का कोई भी बच्चे को दुख ना, हम ये नहीं बोल रहे कि होगा, हम ये तो ये खुद बोल रहे हैं कि ये नहीं, मगर हम ये बोल रहे हैं कि तैयारी कर लो, वेस्ट जाने दो। बट अगर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, कुछ ग्रेट। डॉक्टर सुषमा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा सवाल। डॉक्टर सुषमा, मैं एक सवाल छोटा सा जानना चाह रहे हैं आपसे, लोगों के दिमाग में है कि एसिम्प्टोमेटिक है बच्चा, ये हो सकता है क्या परिवार में किसी को ना हो और बच्चा पॉजिटिव हो और वो एसिम्प्टोमेटिक हो, और ये हो सकता है क्या कि वो उससे ट्रांसफर हो बाकी लोगों को? और दूसरी बात ये कि आजकल ये बात हो रही है, जो नियोनेटल्स हैं, बिल्कुल नवजात शिशु है, वो भी कैरी कर सकता है, और वो अगर कैरी करे तो कैसे, उसको कितना खतरा है? ये दो सवाल दिमाग में बहुत सारे बच्चों के, लोगों के दिमाग में। डॉक्टर सुषमा नागिया। हाँ जी,
पहला सवाल तो जो है कि मतलब छोटे बच्चे या बच्चे जो है, नॉट नवजात शिशु नहीं, बच्चे जो हैं वो क्या एसिम्प्टोमेटिक होते हुए इन्फेक्शन दे सकते हैं? ये बिल्कुल सही है। हाँ, अगर कोई बच्चा है जो कि खुद इन्फेक्टेड है और उसमें कोई सिम्पटम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन वो अपने घर में जो एल्डरली हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं, उनको इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए हमने शुरू से ये कहा है कि अगर माँ-बाप में से कोई पॉजिटिव है या नहीं है, और बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स के पास में बिल्कुल नहीं छोड़ना है ऐसे टाइम पे, क्योंकि बच्चे जो हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हो सकते हैं और वो इन्फेक्शन इन वल्नरेबल पॉपुलेशन को दे सकते हैं, जो कि जिनमें एक सीरियस डिजीज हो सकती है। तो यस, द आंसर इज कि एसिम्प्टोमेटिक बच्चे भी इन्फेक्शन या संक्रमण दे सकते हैं। ये तो आपका पहला वो हुआ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ राइट। उस संदर्भ में कि बच्चे, मतलब जो सवाल आपने मेरे से नहीं पूछा है लेकिन मैं उस पर टिप्पणी करना चाहती हूँ, उस संदर्भ में कि क्या बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं और क्या ज्यादा वो भर्ती हो रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सब लोग जो हैं रेफरल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। हम हो सकता है MISC और या सीवियर केसेस देख रहे हो, लेकिन जब हम पूरा प्रोपोर्शन देखते हैं तो ये जो बच्चे, अब बच्चों पे इतना जो फोकस आ रहा है वो इसलिए है कि हमारे ओवरऑल इन्फेक्शन फॉर अडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन, हर एक के लिए सेकेंड वेव में बढ़ी हुई है। इसके चलते हमें ऐसा नजर आ रहा है कि हाँ, बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। बट मैं आपको फिर से ये सांत्वना देना चाहूंगी या समझाना चाहूंगी कि बच्चे जो हैं 70% तक बच्चे एसिम्टोमेटिक है, जिनको इन्फेक्शन हुआ है कोई सिम्टम नहीं है। जो 30% जो सिम्टोमेटिक है उनमें से 1% ऐसे हैं जो सीरियस होंगे, जिन्हें PICU में, पीडियाट्रिक ICU में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी और उस तरह से उनके लिए इंटेंसिव केयर का हमें इलाज करने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं हम नवजात शिशु पे। तो अगर माता संक्रमित है, मदर कोविड पॉजिटिव है, तो उसके बच्चे में क्या कोविड आ सकता है? मेरे ख्याल से आपका ये सवाल है, राइट? राइट, राइट। अगर बच्चा हाँ। फीड करता है तो नहीं, फीड तो बाद में करेगा, अभी तो पैदा होएगा ना। तो अगर माता संक्रमित है और वो डिलीवरी के लिए आई है, तो क्या ऐसे बच्चे में संक्रमण माँ के थ्रू आ सकता है क्या? तो इस ये पाया गया है या ये देखा गया है कि बहुत ही रेयर, ना के बराबर ये फिनोमेना, यानी कि माँ से बच्चे को इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही कम, ना के बराबर देखा गया है। अब जो बच्चा पैदा हो गया है, क्या वो संक्रमित हो सकता है? हाँ, वो संक्रमित हो सकता है। उसको हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, और जो माँ के थ्रू जा रहा है, थ्रू द प्लेसेंटा, उसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, पर हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ऐसे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? जी। उसके लिए हमें माँ से बच्चे को बिल्कुल दूर नहीं करना है। वी हैव टू कीप द मदर एंड बेबी टुगेदर, और बच्चे को डायरेक्ट स्तनपान करना है, माँ की छाती से दूध पीना है, ना कि निकाल के दिया हुआ दूध। शी हैज टू डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड। उस टाइम उसे क्या करना है? मास्क पहनना है, हो सके तो डबल मास्क पहने, अपने सर्फेसेस क्लीन रखे, हैंड हाइजीन, हाथ धोए, और जो है बच्चे को गोदी में लेके उसको छाती से स्तनपान कराए। हाँ, ऐसे बच्चे को कोई दूसरा जो अभिभावक है वो बच्चे की देखभाल करे, जो माँ से करीब करीब उसे 2 मीटर या 6 फुट दूर रखे, और जब जब बच्चे को स्तनपान का समय है, स्तनपान के लिए माँ की गोदी में दे। क्योंकि जो माँ का दूध है बहुत उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचाने आपने के लिए बताया, एंटीबॉडी आ बहुत रही। इंपॉर्टेंट। नाउ राइट। लेट मी जस्ट कंप्लीट कि माँ के थ्रू जो दूध में बच्चे को बचाने के लिए जो एंटीबॉडी या जो बचाने के तत्व आ रहे हैं, उससे बच्चे को बिल्कुल वंचित नहीं करना है। वो बचाएगा बच्चे को संक्रमण होने से। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। Thank you. राइट। 100% बहुत कि इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है, ब्रेस्ट बहुत फीडिंग इंपॉर्टेंट जरूर पॉइंट देनी आपने डॉक्टर सुषमा बताया और ये क्लियर किया बहुत सारे लोगों को था। लेकिन मैं एक डॉक्टर उज्ज्वला, मैं आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछ लेना चाहता हूं, और वो ये कि क्या ऐसा वायरस, क्योंकि बार बार वहीं पे आके बात रुक जा रही थी, कि ऐसा म्यूटेट हो सकता है और बच्चों को ही निशाना बनाए या घातक हो, ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? देखिए, ये तो कोई कोई डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल। मतलब ऐसा प्रेडिक्ट करना तो अभी बहुत जल्दी होगा। ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है ना। एंड इट्स वेरी वेरी रेयर कि क्योंकि अभी ऐसा कुछ वायरस नहीं बना है कि जो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर रहा हो, कि एडल्ट को ही कर रहा हो या बच्चों का। ऐसा कोई वेरिएंट तो देखा नहीं गया है ना। तो इसलिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं, और जैसा बाकी लोगों ने भी बताया कि ये, क्योंकि अभी सेकेंड वेव में बहुत केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है और उसमें बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये आशंका की जा रही है कि जब सब एडल्ट लोग
वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो हो सकता है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हो, पर ये एक आशंका है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा डॉक्टर नीलम ने बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, बट हमें प्रिपेयर होने की जरूरत तो है ही ना, कि हम जो फर्स्ट वेव में हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, फिर हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ा। नाउ वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, तो क्योंकि बहुत जगह थर्ड वेव आई है तो हम उसके लिए तैयार रहें, ये इसलिए ये सब बातें हो रहा है ना। और ऐसा वेरिएंट आएगा कि राइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम सारे और लोग जो नए मेहमान है वो जुड़ेंगे हमारे साथ अगले उसमें ब्रेक के बाद। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं।